नमस्कार, मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। आपको पता होना चाहिए कि आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यूपीएससी की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह मुख्य परीक्षा में जीएस के पेपर 2 में शामिल किया गया है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां, महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित सवाल यूपीएससी की प्री परीक्षा में भी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। बहरहाल, आज की चर्चा में जो हमने टॉपिक पिक किया है वह टॉपिक यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। निकी हेली सेज इफ वोटेड टू पावर शी विल कट फॉरेन एड टू कंट्रीज विच हेट अमेरिका, है ना। इस सेंटेंस से, इस वाक्य से आप समझ पा रहे होंगे कि निकी हेली जो कि अमेरिका में अगले साल जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में ये एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो रही हैं। और निकी हेली का और क्या कुछ महत्वपूर्ण संबंध है अमेरिका के साथ, भारत के साथ, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में तो बातचीत करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इन्होंने एक बेहद स्पष्ट सा संकेत दिया है, बेहद कड़ा जवाब देने की बात की है। वह जवाब इस संदर्भ में है कि विदेशी सहायता अमेरिका के द्वारा अलग अलग देशों को जो दी जा रही है कई वर्षों से, कई सालों से, तो उस सहायता को निश्चित तौर पर बंद कर दिया जाएगा यदि निकी हेली राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल करती हैं तो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और इसके पीछे उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हम आज की चर्चा में बातचीत करेंगे ही। साथ ही भारत के साथ जो उनका संबंध है, जो उनका संपर्क है, उस दृष्टिकोण से उनके इस कथन को किस दृष्टिकोण से लिया जा सकता है, किस लिहाज से लिया जा सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम जिन निकी हेली के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल कौन है और उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, सबसे अहम जो बात है वो ये है दोस्तों कि वे एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। भारतीय अमेरिकी होने के नाते उनका भारत से संपर्क और संबंध रहा है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स भारत से बिलोंग करते थे और देन फिर वो भारत से प्रवास करके अमेरिका में जाकर करके बस गए, ठीक है। और इसके बाद अमेरिकी प्रांत की पूर्व गवर्नर के तौर पर भी निकी हेली को जाना जाता है। ये दक्षिणी कैरोलिना, है ना, दक्षिणी कैरोलिना एक प्रांत है और उस प्रांत में ये कुछ समय तक गवर्नर का भी पद संभाली थी, है ना। इस लिहाज से भी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी सरकार के राजदूत के तौर पर भी इन्होंने अपना पद संभाला था। कब? जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की पदावधि में, बात समझ आ रही है। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया भी कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये अपनी उम्मीदवारी के तौर पर सामने आई हैं और इसके कारण इन्होंने हाल के समय में जो कुछ वक्तव्य दिए हैं, उन्हीं वक्तव्यों में से एक वक्तव्य ये है कि वो अमेरिका के द्वारा विदेशी सहायता दिए जाने वाले जो संभावनाएं रही हैं, जो गतिविधियां रही हैं, उन गतिविधियों पर रोक लगा देंगी यदि वो राष्ट्रपति के चुनाव में विजय हासिल करती है, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि निकी हेली का जो दृष्टिकोण है इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। और उनकी पृष्ठभूमि से यहाँ पर एक बात जाहिर हो जाती है कि निश्चित तौर पर जब उनका भारत से, भारतवंशी के तौर पर जब उनको देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर यदि ऐसी कुछ संभावना बनती है, हालांकि अभी तो चुनाव की बात होगी, है ना, चुनाव में वो जीतेंगी तब फिर उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जा सकता है कि भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसमें किस तरीके से राजनयिक स्तर पर परिवर्तन होगा। बहरहाल यहाँ तक की जो स्थिति है ये बहुत ही स्पष्ट है। निकी हेली अपने स्तर पर एक कड़ा स्टैंड, एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लेने की बात कर रही है।
अब यहाँ पर यह समझने वाली बात होगी कि निकी हेली ने जिस स्तर पर अपनी बातें कही हैं उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें निहित हैं, उसमें सम्मिलित हैं। आगे समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के विरुद्ध जो भी देश कोई भी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और अमेरिका को उससे नुकसान हो रहा है, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका से घृणा करने वाले देशों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई किस रूप में कर सकते हैं? तो विदेशी सहायता, है ना, विदेशी सहायता, धनराशि के तौर पर जो विदेशी सहायता दी जा रही है अमेरिका के द्वारा विभिन्न देशों को, वो सहायता देना हम बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के द्वारा बड़ी धनराशि ऐसे देशों को सहायता के स्वरूप में दी जाती है, और इन देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इनमें पाकिस्तान शामिल है ना, इनमें बेलारूस शामिल है, इनमें क्यूबा शामिल है, इनमें इराक शामिल है ना। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर इन देशों को जो वित्तीय सहायता दी जा रही है लंबे समय से, तो इन देशों के द्वारा क्या कुछ गतिविधियां अपनाई जा रही हैं जिसके कारण से अमेरिका को एक तरीके से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान जो है आतंक का गढ़ माना जाता है, ये तो सर्वविदित है, ठीक है। और निकी हेली ने इस संदर्भ में संकेत दिया है कि अमेरिका जिस स्तर पर पाकिस्तान को हमेशा सहायता देता रहा है, पाकिस्तान उसके प्रत्युत्तर में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सका है आतंकवाद को समाप्त करने के संदर्भ में। और इस लिहाज से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान को हम आने वाले समय में जो वित्तीय सहायता देते रहे हैं वो हम बंद कर दें, ठीक है। दूसरी बात, बेलारूस के संदर्भ में यदि हम समझें तो बेलारूस का जो नजदीकी संबंध है वो किसके साथ में है? तो रूस के साथ में है ना। और हम सभी जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच में 36 का आंकड़ा है ना। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहते हैं, और हाल के समय में जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति लंबे समय से देखी जा रही है, इसके बाद तो अमेरिका और रूस के बीच का जो संबंध है वो और अधिक खटाई में पड़ता जा रहा है। तो इस लिहाज से बेलारूस को जो एक सहायता दी जाती रही है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने का संकेत इन्होंने दिया है। इसके अलावा क्यूबा, हाँ, क्यूबा के बारे में भी निकी हेली ने ये कहा है कि क्यूबा को खुद अमेरिका ने ये कहा है कि यह आतंकी गढ़ है ना। और हम क्यूबा को अक्सर सहायता देते रहते हैं, तो इस संदर्भ में हम क्यूबा को भी अब सहायता नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा इराक के संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि इराक का जो संपर्क है वह ईरान से होने लगा है ना, और इस कारण से हम इराक को भी सहायता देना अब बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा चीन, है ना, चीन के संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि भाई चीन में जिस तरीके से पर्यावरणीय संकट की स्थितियां पनपती रहती हैं और हमारे द्वारा यानी कि अमेरिका के द्वारा जो वित्तीय सहायता इसको दी जा रही है उसको भी अब हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे संकेत निकी हेली के द्वारा हाल के समय में दिए गए हैं, ओके। तो अमेरिका के हितैषी देशों को लेकर इन्होंने कुछ बड़ा बयान भी दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इजराइल है, जो यूक्रेन है, उसके साथ में यदि कोई देश खड़ा होता है, उनका यदि सहयोग करता है, उन्हें सहायता देता है, तो फिर हम ऐसे देशों के साथ हम भी खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम वैसे देशों के साथ खड़े नहीं रहेंगे जो कि हमारे अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई में भागीदारी निभाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की ताकत को फिर से बहाल करने पर हम जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि उनका ये आरोप है वर्तमान में जो बाइडेन साहब की सरकार है अमेरिका में, उसके ऊपर आरोप है, उस सरकार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने स्तर पर जो गतिविधियां की हैं वह अमेरिका की प्रगति के लिहाज से सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। और इस दृष्टिकोण से हम आने वाले समय में अमेरिका के शक्ति को, अमेरिका के गौरव को हम फिर से वापस लौटाने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, मैंने शुरू में भी संकेत किया था कि इनका संबंध भारत से है, भारतवंशी हैं ये, और इस संदर्भ में जब उन्होंने इन देशों का जिक्र किया है तो भारत का जिक्र नहीं किया है ना। आपको पता होना चाहिए कि भारत को भी अमेरिका के द्वारा अलग अलग स्तरों पर सहायता दी जाती रही है, सहयोग दिया जाता रहा है ना। चाहे वो राजनयिक स्तर पर सहयोग हो, चाहे वो रक्षा सौदे के स्तर पर सहयोग हो, चाहे वो तकनीकी स्तर पर सहयोग, है ना। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये बात नहीं कही है कि हम भारत के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करेंगे या फिर भारत को हम किसी भी स्तर पर कोई सहायता नहीं देंगे, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर भारत के साथ जो एक कूटनीतिक संबंध रहा है अमेरिका का, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें कहीं ना कहीं भारत की अपनी जो छवि है वह यहाँ पर प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि भारत ने हमेशा से एक संतुलनकारी रवैया अपनाने की कोशिश की है ना। और इसकी बानगी हमने बीते समय में भी देखी है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति पनपी और उसके बाद जब स्थितियां बदलती चली गई तो उसके बाद भारत के द्वारा एक बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया गया है, जिसके कारण अमेरिका और रूस जैसे देश भारत के साथ अपना अपना जो सहयोग है ये अपने अपने स्तर पर कायम रखने पर बल दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप सभी जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी 2023 में भारत के द्वारा ही की जा रही है। तो इन सभी दृष्टिकोणों से, इन सभी वातावरण में यह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध है निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी वह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो निकी हेली ने अभी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसा भारतीय अमेरिकी व्यक्ति है जिसने इस संदर्भ में अपने उम्मीदवारी की घोषणा की है ना। क्योंकि इससे पहले जो बॉबी जिंदल का नाम आपने सुना होगा, बॉबी जिंदल ने 2016 में, और कमला हैरिस जो वर्तमान में एक अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। ठीक है, बहरहाल वर्तमान में निकी हेली ने इस संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले समय में, चूंकि अगले साल 2024 में 5 नवंबर को यह चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो अपना रुख अख्तियार किया है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो बातें हैं निकी हेली के द्वारा जो की गई हैं, इसमें एक पेच ये भी है कि निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी के स्तर पर, रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से चुनाव के दौर में शामिल हुई हैं, है ना। और रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप खुद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी इस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी में 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अपने अपने स्तर पर राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी भूमिका होगी वो ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय और एक व्यक्ति और हैं रॉन डी सैंटिस, तीसरे व्यक्ति हैं निकी हेली, इन तीनों के बीच में रिपब्लिकन पार्टी के अंतर्गत ही एक प्राथमिकता के स्तर पर चुनाव होगा कि भाई इन तीनों में से किनको राष्ट्रपति पद के स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, है ना, उम्मीदवार के तौर पर। ठीक है, और इन तीनों में से जो भी आगे निकलेगा, जिसके पक्ष में सबसे अधिक मतदान होगा, तो उसी व्यक्ति को फिर फाइनली रिपब्लिकन पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो माना जाएगा, और देन फिर वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव होगा नवंबर 2024 में, उसमें वो शामिल होगा। तो यहाँ पर ये एक पेच आपको समझने की आवश्यकता है। बहरहाल जो हाल के समय में निकी हेली ने अपना बयान दिया है, उससे यह जाहिर होता है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर उस संदर्भ में भारत का जो पलड़ा है वो किसी भी स्तर पर वो भारी ही रहेगा, और भारत को किसी भी स्तर पर कोई ऐसा नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज की चर्चा के आधार पर समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका की जो राजनयिक स्थिति है, अमेरिका की जो कूटनीति है, वह सरकारों के बदलने के माध्यम से भी बदलती है, और वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरी बात यह भी
कि भारत का अमेरिका के साथ जो संबंध है वह इस पर डिपेंड करता है कि जो वहां का नेतृत्व करता है वह किस दृष्टिकोण से अपनी बातें रखता है और किस दृष्टिकोण से वह अपने संपर्क को अन्य देशों के साथ वह देखता है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इस चर्चा के साथ साथ एक जानकारी भी आपको देना जरूरी है, वो ये है कि 11 मार्च से एक और बैच की शुरुआत हो रही है शाम में 6 बजे, जो कि सामान्य अध्ययन का हिंदी फाउंडेशन बैच का ये दूसरा बैच होगा, क्योंकि इससे पहले एक बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बैच में आप एडमिशन यदि अभी तक नहीं लिए हैं तो इसमें एडमिशन लेना न भूलें। और यह जो सामान्य अध्ययन का बैच है ये कंप्लीट यूपीएससी के जो जीएस का सिलेबस है उस सिलेबस को मद्देनजर तैयार किया गया है और इस पाठ्यक्रम में लगभग 13 महीने की कक्षाएं होंगी। इसमें मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कक्षा लूंगा और साथ ही प्राचीन और मध्यकालीन भारत की मैं कक्षाएं लूंगा। यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही इसमें अपना इनरोलमेंट करवाएं और इसके लिए आपको करना केवल ये है कि DILIP दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो यह जो कोर्स है यह आपको ₹18,999 में अवेलेबल हो सकेगा, है ना। तो देरी किस बात की, जल्दी से इस कोड को अप्लाई कीजिए, इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और इस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स का लाभ उठाइए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।